फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे की वॉइस ओवर सुन पाते हैं। 2 साल पहले पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पे 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भागे और फिर उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि यह 17 गायब होने वाले बच्चे मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे। उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे, जिसमें से 17 गायब हो गए और बचा तो सिर्फ एक बच्चा, जिसका नाम है एलेक्स। उस क्लास के टीचर जस्टिन गैंडी अगले दिन अपने क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती हैं और ऐसे में शी वॉज शॉक। अब गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पे ही इल्ज़ाम डाल रहे थे। वही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाई होगी जिससे बच्चे ऐसी हरकत किए हैं। तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जिसमें जस्टिन से पूछताछ होती है, देन एलेक्स से भी काफ़ी पूछताछ होती है, लेकिन उन दोनों का कहना था कि उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था, सिवाय इस बात के कि वो 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पे ही घर से दौड़ के भागे थे, क्योंकि कुछ घर में सेफ्टी अलार्म्स थे जो कि सेम टाइम पर रिंग किए। देन कुछ घर में सीसीटीवी कैमरा भी थे, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि यह बच्चे दौड़ते हुए भागे थे और इनके दौड़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था, मतलब नारुतो रन जैसा। यह था मूवी का सेटअप और इस पॉइंट में फिल्म हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी और मैं भी आपको उसी वे में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले कहानी क्लास टीचर जस्टिन के नज़रिए से दिखाई जाती है, जहां सभी गायब बच्चे के पेरेंट्स जस्टिन पर इल्ज़ाम डाल रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रयू मैथ्यूज़ जहां जस्टिन को डिफेंड करता है एंड सेइंग कि इस सब में जस्टिन का हाथ नहीं है, लेकिन एक पेरेंट्स जिसका नाम आर्चर ग्रेफ था, वो पूरा का पूरा इल्ज़ाम जस्टिन पे ही डाल रहा था। इस मीटिंग के बाद उस रात जस्टिन अल्कोहल लेने शॉप पर जाती है, जहां जेम्स नाम का ड्रगिस्ट बंदा उससे कुछ पैसे मांगता है। इस जेम्स बंदे को आप याद रखिएगा। जस्टिन उसे इग्नोर करके किसी तरह अपने घर जाती है, क्योंकि जस्टिन को डर था कि कोई पेरेंट्स गुस्से में उस पर हमला ना कर दे। कुछ पेरेंट्स तो ऑलरेडी अननोन नंबर से उसे कॉल करके धमकाने लग गए थे। अब अगली सुबह जस्टिन पाती है कि उसकी कार पे किसी ने पेंट से बड़ा सा विच लिख दिया था। ऐसे में जस्टिन पुलिस में कंप्लेंट डालती है और यहाँ पर हम एक पॉल नामक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं, जो कि जस्टिन से क्लोज है। मतलब यह दोनों एक दूसरे को हाई करते हैं ना। स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस साफ मना करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि एलेक्स उसकी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ, तो ऑलरेडी एलेक्स की बहुत इंट्रोगेशन हो चुकी है पुलिस से एंड मेनी डिपार्टमेंट से। मोर ओवर पेरेंट्स के प्रेशर में मार्कस जस्टिन को कुछ दिन काम छोड़ के ब्रेक पे जाने के लिए कहते हैं, वरना माहौल बिगड़ सकता है। ना चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पे जाना पड़ता है, लेकिन जस्टिन यहाँ एलेक्स को फॉलो ज़रूर करने लग गई थी। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पॉल उससे मिलने आता है। इसके बीच रिसेंट इवेंट्स को लेकर बातें होती हैं और जस्टिन क्लियरली ड्रंक थी। इनफैक्ट वो पॉल को भी पिलाना चाहती थी। पॉल भी ड्रिंक कर लेता और यह दोनों एक दूसरे के साथ सो लेते हैं। और यहाँ अजीब बात यह थी कि पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था। जी हाँ दोस्तों, पॉल की पत्नी का नाम डोना है और यह बात जस्टिन को भी पता है। स्टिल यह दोनों इंटीमेट हुए। इनफैक्ट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अब अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और वह एलेक्स से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से ना सिर्फ मना करता है बल्कि वह दूर भागता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती। वो एलेक्स के घर पर जाती है। वहाँ नॉक करने पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है और ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर के हर एक विंडो पर पेपर से कवर कर दिया गया है। को एक विंडो में थोड़ा गैप दिखता है और वहाँ से अंदर झांकने पर जस्टिन एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब तरह के ट्रांस स्टेट में सोफा पे मूर्ति की तरह बैठा पाती है। यह देख जस्टिन डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है, सेइंग कि मार्कस को एलेक्स के घर पर चेकिंग करनी चाहिए इन अ लीगल वे, ताकि एटलीस्ट वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार में होती है ताकि वह घर पर नज़र रख सके। देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का दरवाज़ा खुलता है। घर से एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए एकदम अजीब तरह से चलते जस्टिन की कार तक आती है। देन वह चुपके से
कार में घुस के जस्टिन के थोड़े से बाल काट लेती है। जस्टिन को जो कि सो रही थी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव चेक होती है, यानी अब कहानी आर्चर ग्राफ नामक बंदे के नज़रिए से दिखाई जाएगी और आर्चर ग्राफ का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ है। आर्चर वही बंदा है जो कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पे चिल्लाया था। जस्टिन लीकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा किया था। आर्चर ही जस्टिन की गाड़ी पे पेन से विच लिखा था और वो जस्टिन पे नज़र रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन पे ही शक है। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होता है। ऐसे में आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली वीडियो देखता है क्योंकि उसके घर के बाहर भी कैमरा था जिसमें मैथ्यू के भागने की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में मैथ्यू अगेन पर्टिकुलर स्टाइल में भागा था, मतलब वो नारुतो रन होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागा था। आर्चर तुरंत टाउन मैप में अपने घर से मैथ्यू के भागने वाले डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता है। उसके बाद आर्चर एक और विक्टिम फैमिली के घर पे जाके उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है एंड देन उनकी बेटी बेली के भागने की डायरेक्शन देखता है। देन वो मैप में उसके घर से लाइन ड्रॉ करता है और यह दोनों लाइन पर पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। इसका मतलब यह दोस्तों कि भागने वाले बच्चे इसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं, वहीं कहीं आसपास है। अब यह सब रिसर्च करते वक्त एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है और जस्टिन एक गैस स्टेशन पर फ्यूल लेने खड़ी थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाके उस पर चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन तभी एकदम से हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह ही अजीब वे में दौड़ रहे थे। इतना ही नहीं, वह एकदम लहूलुहान थे और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ट्रांस स्टेट में हैं। देन वह भागते हुए सीधा जस्टिन पे हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस को देख के ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के वश में है और उनका सिर्फ एक मकसद है, दैट इज जस्टिन को ख़त्म करना। जस्टिन किसी तरह स्टोर के अंदर भागती है और मार्कस आर्चर से बच के जस्टिन के पीछे भागता है। आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और मार्कस को देख के ऐसा ही लग रहा था मानो उस पर वशीकरण हुआ है। यहीं पर वह वाली सीन कट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जस्टिन और आर्चर दोनों को थोड़े नाइट मेयर्स आए थे ड्यूरिंग देयर पर्सपेक्टिव्स और दोनों के ही जो नाइट मेयर्स थे उसमें एक अजीब बूढ़ी औरत दिखती थी जो कि क्लाउन जैसी दिख रही थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इसके बाद वापस में पर्सपेक्टिव चेंज होता है। यहाँ हम कहानी ऑफिसर पॉल के नज़रिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वह पुलिस स्टेशन जाता है। यह वही दिन है दोस्तों जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसके कार पे कोई विच पेंट कर दिया था। जस्टिन और पॉल की नज़र मिलती है, दोनों एक दूसरे को हाई करते हैं और इसके बाद पॉल अपनी ड्यूटी पे कार से निकलता है। रास्ते में उसे वहीं ड्रगिस्ट जेम्स मिलता है जो कि किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। पॉल जेम्स को जज करता है और फाइनली उसे अरेस्ट करता है। नाउ सर्च के दौरान पॉल जेम्स के पॉकेट में हाथ डालता और पॉल को एक नीडल चुभ जाती है। यह ज़रूर जेम्स की ड्रग लेने वाली नीडल होगी। गुस्से में पॉल जेम्स को पंच कर देता है। अब दोस्तों पॉल का यह असॉल्ट एक्शन उसके कार के डेस्क कैंप में रिकॉर्ड हो गई थी, यानी कि अगर वह रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता है तो पॉल पे असॉल्ट का इल्ज़ाम लग जाएगा और उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए पॉल यहाँ जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस शर्त यह है कि आज वाली घटना के बारे में तुम किसी को मत बोलना और इस टाउन में दोबारा मत दिखना। जेम्स तुरंत ही फ्री होकर भाग खड़ा होता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था। पॉल बार में जस्टिन से मिलता है और दोनों उस रात इंटीमेट हुए थे। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है जहां उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आता देखती है और वह समझ जाती है कि ज़रूर पॉल उस पर चीट कर दिया है विथ जस्टिन। इससे डोना भड़क जाती है और वह एक दुकान में जस्टिन पे हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह डोना के अटैक से बचती है और दुकान वाला डोना को संभाल लेता है। वहीं पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेंट ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा। जो वो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीने में अपने आप ओवरराइड हो जाएगा। यह सब बात के बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता देखता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स को देख वो एकदम भड़क जाता है, सेइंग कि मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था। एंड देन पॉल उसका पीछा वापस से शुरू करता है। इस पॉइंट पे कहानी वापस ब्रेक करती है और अब हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखेंगे।
तो जेम्स एक ड्रगिस्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए 1000 झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। वो जस्टिन से भी उस रात पैसे मांग रहा था जब जस्टिन अल्कोहल लेने दुकान में गई थी। अब चोरी करने के लिए वह एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और पॉल उसे पकड़ लिया था। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वह कुछ सामान चोरी करके पॉन शॉप में बेच लेगा। देन उससे तो थोड़ा बहुत कुछ पैसा आएगा, उसे नशे का सामान खरीद लेगा। इसी सिलसिले में जेम्स एलेक्स के घर की तरफ जाता है। वो इस घर में ब्रेक इन करता है। इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एलेक्स वही एकमात्र बच्चा है जो कि अपने क्लास से गायब नहीं हुआ था। सो यस, जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीज़ें चुराना शुरू करता है, लाइक किचन आइटम्स, सीडीज एंड ऑल। तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वही सोफ़ा पे बैठे हुए थे और वो एकदम मूर्ति की तरह थे। आई मीन वो हिलडुल नहीं सकते थे, एज इफ किसी तरह के ट्रांस में थे। जेम्स इन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में जाता है जहां वे गायब हुए 17 बच्चों को ट्रांस स्टेट में खड़ा पाता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वॉज शॉक्ड और इस मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह घर से बाहर भाग जाता है। अब बाहर स्ट्रीट्स में जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स को देखता है और यहाँ रिवॉर्ड था $50,000। पैसे की लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर यह सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा है, तो वह पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करे और उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ बाहर ही उसे पॉल मिल गया था जो कि वापस जेम्स को चेस करना शुरू कर दिया। जेम्स भागते हुए जंगल में जाता है जहाँ उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स यहाँ एक टेंट में छिप जाता है, लेकिन कोई तो उसके टेंट को बाहर से ओपन करने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से इस इंसान पे हमला करता है और यह इंसान इंस्पेक्टर पॉल निकलता है। इस हमले से पॉल पूरी तरह भड़क चुका था। वह जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डालता है। नाउ जेम्स बचने के लिए पॉल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों का लोकेशन पता है। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर तक ले जाता है। पॉल यहाँ जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने जाता है। पॉल घर के अंदर जाता है और काफ़ी देर रात तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर ही वेट कर रहा था और फिर काफ़ी देर रात तक एकदम से पॉल ट्रांस में या हिप्नोटाइज स्टेट में बाहर आता है और जेम्स को खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यहीं पे सीन कट होती है और अब दोस्तों यहाँ से चीज़ें हमें प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी। अगर आपको याद हो तो जस्टिन मार्कस को फ़ोन करके बोली थी कि मार्कस को एलेक्स के घर की लीगली चेक करना चाहिए कि एलेक्स ओके है या नहीं। यह बात मार्कस के दिल में रह गई थी और ऐसे में वह एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाता है। यहाँ स्कूल में यह अजीब सा हुआ कि स्कूल में कोई क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इनका नाम ग्लैडिस है। ये क्लाउन टाइप औरत काइंड ऑफ वही है जो कि जस्टिन और आर्चर के नाइटमेयर में आती थी। इनफैक्ट यह जेम्स को भी दिखी थी। ग्लैडिस का कहना था एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और उसे खुद एलेक्स के घर पे आके सब कुछ चेक करना होगा, वरना उसे चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यह सुन के ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में हम मार्कस को उसके घर में देखते हैं। जब एकदम से ग्लैडिस उसके घर में आती है, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस जाती है। देन एक बाउल ऑफ वाटर मांगती है। इसके बाद ग्लैडिस उसके सामने एक अजीब सी लकड़ी निकालती है, काइंड ऑफ लाइक अ प्लांट स्टेम, जिसमें कई कांटे थे। इन टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा सा फ्लैग क्लॉथ बंधा हुआ था जो कि मोस्टली ग्लैडिस मार्कस के स्कूल से चुराई होगी। देन एकदम से ग्लैडिस टहनी के कांटों से अपने हाथों को काटती है। देन खून से पूरे स्टेम को रगड़ती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकता, वो एक छोटी सी बेल उजाड़ी है। इससे
पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकते तो एक छोटी सी बेल बजाती है जिससे मार्कस का एकदम से वशीकरण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस अब ग्लैडिस के वश में था और ग्लैडिस यहाँ मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है, टहनी पर डालती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। टहनी के टूटते ही मार्कस वशीकरण वाले हालत में अपने पति पे ही हमला कर देती है। यह हमला इतना भयावह था कि इसमें मार्कस का पति तो समाप्त होता ही है, साथ ही मार्कस भी पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। देन ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी के बॉल में डाल देती है जिससे मार्कस रुकता है। बेसिकली ग्लैडिस किसी पे भी वशीकरण कर सकती थी और वशीकरण किए गए आदमी का इस्तेमाल करके वो किसी और को टारगेट कर सकती थी, जैसे गाइडेड मिसाइल या टारगेट वेपन होता है ना, वैसा ही कुछ। इस पॉइंट पे ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन पे छोड़ देती है। यूसेज जस्टिन्स हेयर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एलेक्स की माँ जस्टिन के बाल ले लेती है एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स कि ग्लैडिस ही एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने वश में करके रखी थी। खैर, तो इसके बाद ही मार्कस हिप्नोटाइज हालत में नारुतो रन करते हुए पेट्रोल पंप तक गया था जहां वह जस्टिन पे हमला कर दिया था। उस टाइम जस्टिन के साथ ऑर्चर्ड भी था और इसके बाद हाथापाई शुरू हुई थी। जस्टिन किसी तरह कार में भागी और मार्कस वैसे ही अजीब तरह से दौड़ते हुए जस्टिन की कार के पीछे भागा। ऑर्चर भी इनका पीछा किया और तभी एक गाड़ी मार्कस को ठोक दी जिससे मार्कस का सर फट गया और वह वहीं रोड पर समाप्त हो गया। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन बच्चों को गायब नहीं की है, रादर वह भी विक्टिम ही है। इसलिए वह दोनों मिलते हैं, सुलह करते हैं और मिलके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। आर्चर जस्टिन को अपनी मैप दिखाता है विथ लाइन सेइंग कि बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। यह देख के जस्टिन तुरंत कहती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला घर तो एलेक्स का घर है। ऐसे में यह दोनों एलेक्स के घर के बाहर कार ले जाते हैं और नज़र रखने लगते हैं। यहाँ अगेन सीन चेंज होता है और अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, मतलब एकदम स्टार्ट से जब बच्चा गायब नहीं हुए थे। तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था, रोज़ स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उसके घर पर उसकी माँ की आंटी ग्लैडिस रहने आ रही हैं, जो कि बहुत बीमार हैं और उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम की आंट ग्लैडिस घर पे आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और एकदम मरने वाली हालत में थी। वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेकर आई थी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पापा उसे पिक करने नहीं आते। ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर वापस आता है, जहाँ पर वह अपने पेरेंट्स को एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में डाइनिंग टेबल पर बैठा पाता है। एलेक्स के पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे और यह देखकर एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिस आती है, जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी। हम यहाँ समझ पाते हैं कि एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडिस के वश में हैं। अगर एलेक्स यह बात किसी को बाहर बताएगा तो उसके पेरेंट्स नहीं बचेंगे। यह कह ग्लैडिस वही कांटों वाली स्टेम या लकड़ी निकालती है और फिर उस पर अपना खून रगड़ के सेम रिचुअल करती है। देन एकदम से एलेक्स के पेरेंट्स वो कांटे वाली चम्मच को उठा करके अपने चेहरे पर खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं रुकते। फाइनली ग्लैडिस उनके लकड़ी को तोड़ के पानी में डालती है जिससे दोनों रुकते हैं। बेसिकली यह करके ग्लैडिस एलेक्स को डरा रही थी, क्योंकि अगर एलेक्स उनके बारे में किसी को बताता है तो ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को एक झटके में निपटा सकती है। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते देखता है और ग्लैडिस जो एक प्लांट घर में लाई थी ना, वेल इसी प्लांट के स्टेम से वही लोगों को वशीकरण करती थी। वशीकरण के लिए ग्लैडिस को लोगों की कुछ पर्सनल आइटम चाहिए होती थी, जैसे उनका बाल या फिर उनका कोई भी पर्सनल सामान चलेगा। इस रिचुअल की मदद से ग्लैडिस वशीकरण में डाले गए लोगों की एनर्जी पे फीड करती थी, यानी उनके लाइफ कोर्स को छीनती थी ताकि वह खुद यंग और हेल्दी बनने लगे। एलेक्स यहाँ चुपचाप स्कूल जाता, वापस आता, मार्केट से फूड की शॉपिंग करता और वह अपने पेरेंट्स को सहऊ 20 बहरक खिला के ज़िंदा रखता था, वरना उसके पेरेंट्स तो डाइनिंग टेबल पर
से हिलते तक नहीं थे। वहीं ग्लैडिस यंग होने लग रही थी, लेकिन ये एक दिन अचानक से ग्लैडिस वापस से बीमार पड़ने लगती है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के बच्चों का भी कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट्स लाके ग्लैडिस को देगा तो ग्लैडिस एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में एलेक्स अगले दिन अपने क्लास के सभी बच्चों के ट्रे लेबल्स यानी नेम स्टिकर्स होते हैं ना ट्रेप में लगे हुए, उनको चुरा लेता है। उस रात ग्लैडिस उन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 पे रिचुअल कंप्लीट होता है। देन ग्लैडिस एक घंटी बजाती है। घंटी बजते वो 17 बच्चे अपने अपने घर से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पर आते हैं एंड देन बेसमेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं। सो यस, इसी तरह से यह 17 बच्चे गायब हुए थे। अब इस घटना के बाद काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ जिसमें एलेक्स के साथ ग्लैडिस ही रहती थी और एलेक्स डर से अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस भी एलेक्स के घर में छानबीन करने आई थी, लेकिन ग्लैडिस उस टाइम पर ना सिर्फ घर साफ कर ली बल्कि वो 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छिपा दी थी। चेकिंग के बाद बच्चे वापस घर के बेसमेंट में आकर खड़े हो गए क्योंकि वो तो ग्लैडिस के ही ऑर्डर को मान रहे थे। हालांकि नोट करने वाली बात यह थी कि भले एलेक्स ने यहाँ अपना वादा पूरा किया यानी 17 बच्चों के पर्सनल चीज़ों को लाया, लेकिन ग्लैडिस अपना वादा पूरा नहीं की। ना तो वह यहाँ से गई, ना ही एलेक्स को छोड़ी और उसके पेरेंट्स को अब भी अपने वश में रख रही है। लिटरली वह एलेक्स को एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। बाय द वे पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल के कारण वशीकरण में आ चुके हैं, मतलब वो लोग घर के अंदर गए थे। ना तो ग्लैडिस उन पर रिचुअल कर दी होगी और अब यहाँ दोनों भी एलेक्स के घर के अंदर ही खड़े हैं। ग्लैडिस यहाँ घर के अंदर सॉल्ट यानी नमक की लाइन बना दी थी जिसे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। अब इस पॉइंट पे जितने भी सारे पर्सपेक्टिव हैं या टाइम लाइन्स है वो एक जगह मिल चुके हैं और यहाँ से कहानी अब एकदम लीनियर रहेगी। नाउ करेंटली एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं। पॉल यहाँ ग्लैडिस के कहने पर घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को घर के अंदर बुलाता है। ऐसे में जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो सॉल्ट यानी नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज पॉल और जेम्स इन पे हमला कर देते हैं। यह लोग किसी जॉम्बी की तरह जस्टिन और एलेक्स पे हमला कर रहे थे और इन्हें कितना भी मारो यह फिर भी उठ खड़े होते थे। अंततः जस्टिन पॉल के गन से उसके सर पर गोली मारती है जिससे पॉल खत्म होता है। देन वो जेम्स के सर पर गोली मार के उसे भी समाप्त करती है जिससे आर्चर बचता है। वशीकरण तुरंत ही हुआ था तो वह एकदम ठीक था, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण हुए कुछ टाइम हो गया था वह कहीं ना कहीं जिंदा लाश की तरह बन गए थे, जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। आर्चर यहाँ अपने बेटे मैथ्यू से फाइनली मिल पाता है। ऑल्दो मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा था, यहाँ अब अगेन वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उन्हें अब तक खाना खिलाना पड़ता है। वो एलेक्स अपनी एक दूसरी आंट के साथ रहता था जो कि अच्छी और नॉर्मल आंट हैं। नाउ बच्चों की बात की जाए तो वह भी कुछ बोलते ऑल्दो 1 साल बाद कुछ बच्चे रिकवर कर रहे हैं और बोलना शुरू कर दिए हैं। इसी पॉइंट पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी वेपन्स मूवी की कहानी एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग मूवी। स्पेशली फिल्म की डायरेक्शन बहुत अमेजिंग थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।